चलिए करते हैं शुरुआत। प्रोफेशनल एथिक्स, वर्तिक आचार। आज अपन इसमें करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स में कि जो एडवोकेट एक्ट 1961 है, जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 है, अधिवक्ता अधिनियम 1961। प्रश्न अगर सीधा ही पूछे आपसे तो ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपन एडवोकेट पढ़ रहे हैं, बार बेंच पढ़ रहे हैं, तो अपने को इन जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चे को इस एक्ट के बारे में पूछें तो वो यहाँ भी पूछ सकता है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 भी एग्जाम में पूछ सकता है। इसके मुख्य प्रावधान क्या है, हमें उन प्रावधानों की जानकारी रखनी है कि उसके मुख्य प्रावधान क्या है। तो अपन इस अधिवक्ता अधिनियम जो है 1961, इसके मुख्य प्रावधान क्या है, इसके मुख्य प्रोविजन क्या है, अपन उस पर चर्चा करेंगे। अधिनियम 1961 के मुख्य प्रावधान क्या है, हमें ज्यादा समय इसमें लगाना नहीं है। इसलिए नहीं लगाना कि जो मुख्य प्रावधान है ना, उनकी इनकी हेडिंग अपने को पता होना चाहिए कि इसमें एक्ट में प्रावधान क्या क्या है, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अधिवक्ता अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान है उन प्रावधानों की बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें प्रावधान दिए गए हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के जो प्रावधान है ये विधि व्यवसायियों से संबंधित है। किसके लिए? विधि व्यवसायी, जो विधि व्यवसाय है, जो विधि व्यवसाय करने वाले लोग हैं, विधि व्यवसाय, इनसे संबंधित इनमें प्रावधान है। यानी जो विधि का व्यवसाय करते हैं यानी अधिवक्ता, तो अधिवक्ताओं से रिलेटेड सारे प्रावधान इसमें बताए गए हैं। इसके साथ साथ कौन कौन से प्रावधान है, इसमें कुछ प्रावधान जो भारतीय विधिज्ञ परिषद है, कौन सी? भारतीय विधिज्ञ परिषद, और राज्यों में होती है राज्य विधिज्ञ परिषद, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ स्टेट। हर स्टेट की अपनी बार काउंसिल होगी और पूरे भारत के वकीलों के लिए एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होगी। तो इनके गठन को, इनकी पावर्स को, शक्तियां, इनके बारे में भी इसमें क्या किया गया? प्रावधान किया गया। अगर अधिवक्ता किसी प्रकार से कोई अवचार करता है तो उस अवचार के लिए दंडित करने का प्रावधान इसमें किया गया है। कौन कौन से मुख्य प्रावधान है इसमें? सबसे पहला जो प्रावधान जो बताया गया, कितने प्रावधान है इसमें, इसमें है क्या? तो इस जो अधिनियम है इसमें कुल 7 अध्याय हैं। कितने? 7 अध्याय, यानी 7 चैप्टर है इसमें, और 60 इसमें धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 60 इसमें धाराएं हैं, यानी 7 अध्याय और 60 धाराएं इस चैप्टर में बताई गई है। इसके अलावा और क्या है इस अधिनियम में? स्टेट के लिए तो राज्य विधिज्ञ परिषद है, स्टेट के लिए तो क्या है? राज्य विधिज्ञ परिषद का गठन किया गया है, और एक भारतीय विधिज्ञ परिषद का गठन इसमें किया गया है। यानी स्टेट के लिए स्टेट काउंसिल और पूरे भारत के लिए एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। इससे रिलेटेड सारे प्रावधान इसमें बताए गए। किसमें? भारतीय जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 है इसमें। ये जो विधिज्ञ परिषद है, ये जो काउंसिल है, इस काउंसिल को क्या माना गया है? निगमित निकाय माना गया। क्या माना गया? निगमित निकाय माना गया है। यहाँ पे इस काउंसिल को क्या माना गया है? निगमित निकाय यहाँ पर माना गया है। यानी जो भी विधिज्ञ परिषद है, चाहे वो स्टेट की स्टेट काउंसिल हो, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, ये क्या है? ये निगमित निकाय है। यानी इनको, जैसे व्यक्ति होता है ना, लीगल पर्सन है, निगमित निकाय क्या होते हैं? लीगल पर्सन होते हैं, विधिक व्यक्ति होते हैं। तो ये भी एज ए लीगल पर्सन की तरह इसको मान्यता दी गई है। इसके अलावा और क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि जो विधिज्ञ परिषद है उनके लिए अनुशासन समितियों का गठन किया गया है। ये जो विधिज्ञ परिषद है इनके लिए क्या किया गया है? अनुशासन समितियां बनाई गई है कि अगर कोई अधिवक्ता कोई अवचार करेगा या कोई
ऐसा कार्य करेगा जिसके खिलाफ कोई शिकायत आएगी तो उसके लिए अनुशासन समिति बनाएगी, यानी वो अनुशासन तय करेगी कि एक जो कमेटी है विधिक सहायता समितियां, इनके बारे में भी इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है जो विधिक सहायता प्राप्त नहीं कर सकता तो उसको किस प्रकार से लीगल एड दी जाएगी, उसके बारे में भी इनमें प्रावधान किया गया। किसमें? इस अधिवक्ता अधिनियम 1961 में। इसके अलावा इनकी जो कार्यकारिणी होगी, जितनी भी समितियां बनाई जाएगी, चाहे वो अनुशासन समिति हो, चाहे वो विधिक सहायता समिति हो, चाहे वो किसी और समिति हो, कोई जांच समिति हो, कुछ भी हो, इनकी कार्यकारिणी को लेकर प्रावधान किया गया। यानी इन समितियों की कार्यकारिणी किस प्रकार से होगी इसके बारे में प्रावधान इस अधिवक्ता अधिनियम 1961 में बताए गए हैं। इसके अलावा और क्या है? मेन चीज ये कि जो अधिवक्ता है, जो एडवोकेट है, इन अधिवक्ताओं का पंजीयन, इन अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन जो करने का प्रावधान है, जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया कि अधिवक्ताओं का पंजीयन कैसे होगा, अधिवक्ताओं का एनरोल्ड कैसे होगा, यानी प्रवेश कैसे होगा और पंजीयन कैसे होगा, इसको लेके प्रावधान किया गया इस एडवोकेट एक्ट 1961 में। इसके अलावा और क्या किया गया? जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता है उनकी अलग से क्या बना दी गई? एक कैटेगरी बना दी है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं की क्या बना दी? अलग से एक श्रेणी बनाई गई है, कैटेगरी बनाई गई है। भाई ये सीनियर एडवोकेट है, ये वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनकी अलग से कैटेगरी इस एडवोकेट एक्ट 1961 में बनाई गई है। इसके साथ साथ अधिवक्ताओं की नामावली तैयार करने के लिए इसके साथ साथ क्या बताया गया कि जो अधिवक्ता है उनकी नामावली किस प्रकार से तैयार की जाएगी, यानी अधिवक्ताओं की नामावली, यानी जिसमें नाम दर्ज होंगे, वो नामावली किस प्रकार से तैयार की जाएगी, इसको लेके प्रावधान इस एडवोकेट एक्ट 1961 में बताए गए हैं। इसके अलावा अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है पूर्व सुनवाई की व्यवस्था, यानी अधिवक्ता के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो पहले वो डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ, पहले उसकी सुनवाई कहाँ की जाएगी? इस स्टेट की काउंसिल में या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इसकी व्यवस्था की गई है कि वो पहले क्या करेगी? सुनवाई करेगी, उसके बाद न्यायालय में कोई व्यक्ति इनके खिलाफ जा सकता है। तो इसके लिए अनुशासन समिति बना दी गई। भाई कोई भी शिकायत आएगी तो अनुशासन समिति के पास भेज दिया जाएगा, वो तय करेगी, वो जांच करेगी, उसके बाद उसको सुनवाई की जाएगी। सुनवाई में अगर उसके खिलाफ कोई निर्णय होता है तो उसको दंड दे दिया जाएगा, अन्यथा वो चाहे तो बाद में कोई व्यक्ति अगर बीसीआई या स्टेट की काउंसिल सुनवाई नहीं करती है तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? न्यायालय में जा सकता है। लेकिन सबसे पहले उसे पूर्व सुनवाई का यहाँ पर क्या है? उसकी व्यवस्था की गई है कि पहले उसको इस काउंसिल में ही सुन लिया जाए। ये अधिवक्ता अधिनियम 1961 में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। अधिवक्ताओं का नाम, अधिवक्ताओं का नाम रजिस्टर में प्रवेश करना है, रजिस्टर करना है, तो उसके लिए क्या अर्हताएं होंगी, यानी क्या योग्यता होगी कि उस अधिवक्ता का नाम इस नामावली रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा? इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये सारी क्वालिफिकेशन इस एडवोकेट एक्ट 1961 में बताई गई है कि ये व्यक्ति है जिसके पास ये योग्यता है, उसका नाम इस अधिवक्ता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इसको लेके सारे प्रावधान किए गए, यानी अर्हताओं को, योग्यताओं, क्वालिफिकेशन को लेके प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा और क्या किया गया है? अधिवक्ताओं की जो अयोग्यताएं हैं, अधिवक्ताओं की जो अयोग्यताएं हैं, निरहताएं हैं, अयोग्यताएं हैं, उन अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है कि अगर ये अयोग्यता किसी में है तो उस व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा, उसका नाम नामावली रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाएगा। तो एक तो अधिवक्ता के लिए योग्यताओं का होना जरूरी है, योग्य है, उसके बारे में बता दिया गया कि अगर ये योग्यता उसके पास है तो वो अधिवक्ता बन सकता है, उसका नाम रजिस्टर में दर्ज हो सकता है। अगर कोई डिस्क्वालीफाई है,
तो उस ये जो है उसके पास, इसको डिस्क्वालीफाई माना गया कि अयोग्य माना गया, यानी इस व्यक्ति का जो अयोग्य है, अधिवक्ता के रूप में नामांकित किए जाने के अयोग्य है, उसको नामावली रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाएगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन भी बता दी गई है कि अगर ये है तो वो उसकी अयोग्यताएं हैं जिसको रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ विधि व्यवसाय के अधिकार के संबंध में, विधि व्यवसाय का जो अधिकार है, यानी विधि व्यवसायी है, उस विधि व्यवसायी के अधिकार क्या होंगे, उन अधिकारों के बारे में भी इस अधिवक्ता अधिनियम में प्रावधान किया गया। यानी एक अधिवक्ता है या प्लीडर है या एडवोकेट है, तो इनके अपने क्या राइट्स होंगे, इनके क्या अधिकार होंगे, उन अधिकारों का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया इस अधिवक्ता अधिनियम 1961 में। इसके साथ साथ और क्या किया गया है, अधिवक्ताओं के आचरण को लेके, किसको, अधिवक्ताओं के आचरण को लेके, अवचार, आचरण, आचार या अवचार, इसको लेके भी प्रावधान किए गए कि ये अधिवक्ताओं के सदाचार होंगे और ये अधिवक्ताओं के अवचार होंगे। इनके बारे में भी इस अधिवक्ता अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा अगर अवचार होगा, अगर अवचार होगा तो दंड दिया जाएगा। तो दंड के लिए भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई अधिवक्ता कोई अवचार करेगा, कोई प्रोफेशन के खिलाफ काम करेगा, तो उसको किस प्रकार से दंड दिया जाएगा, दंड देने का काम कौन करेगा, दंड की जांच कौन करेगा, ये सारे प्रावधान इस अधिवक्ता अधिनियम 1961 में बताए गए हैं, व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की भी व्यवस्था की गई है। क्या की गई है, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की भी व्यवस्था इसमें की गई है। यानी अधिवक्ता का अगर कोई डिसीजन हो जाता है इस एक्ट के अनुसार, तो क्या उसके आदेश का रिव्यू किया जा सकता है, रिवीजन किया जा सकता है। तो ये पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की भी व्यवस्था इस अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में किया गया है। इसके अलावा और क्या किया गया है, इसके अलावा विधिज्ञ परिषदों को ये पावर दी गई है कि वो चाहे तो क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। यानी जो विधिज्ञ परिषद है वो क्या कर सकती है, नियम बनाने की शक्ति इनको दी गई है। तो अधिवक्ताओं के लिए नियम बनाना है, तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये क्या करेगी, नियम बना सकती है। स्टेट की काउंसिल क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। तो विधिज्ञ परिषद को ये पावर दी गई है कि वो चाहे तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत रहते हुए क्या कर सकते हैं, नियम बनाने की शक्ति इसको प्रदान की गई है। तो ये कुछ प्रावधान थे, मेन इसके प्रावधान थे जो आपको ध्यान में रखने। यानी अधिवक्ता अधिनियम 1961 में क्या क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें सबसे पहला प्रावधान तो ये है कि इसमें 7 अध्याय और 60 धाराएं हैं। दूसरी बात, राज्य विधिज्ञ परिषद और भारतीय विधिज्ञ परिषद का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, इसको लेकर इसमें प्रावधान किए गए हैं। तीसरी बात, ये जो विधिज्ञ परिषद है इनको क्या माना गया, निगमित निकाय यहाँ पर माना गया, निगमित निकाय का क्या दिया गया, इनको दर्जा दिया गया है। इसके अलावा विधिज्ञ परिषद अगर जांच करेगी तो उसके लिए अनुशासन समिति का गठन किया जाएगा। वो अनुशासन समिति के संबंधित क्या प्रावधान होंगे वो उनमें बताए गए हैं। अनुशासन समिति या अन्य कोई भी समिति इस एक्ट के तहत बनी है, उसकी कार्यकारिणी का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, उसके कार्यकारिणी सदस्यों का नियमन किस प्रकार से होगा, वो सारे प्रावधान इस एक्ट में किए गए हैं। इसके अलावा अधिवक्ताओं का पंजीयन कैसे होगा, अधिवक्ताओं का एनरोलमेंट कैसे होगा, यानी कैसे अधिवक्ताओं को प्रवेश किया जाएगा, कैसे उनका पंजीयन होगा, वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। इसके अलावा अब कोर्ट में अधिवक्ता होंगे तो वरिष्ठ भी होंगे, कोई कनिष्ठ अधिवक्ता होगा, कोई वरिष्ठ होगा। तो वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए अलग से कैटेगरी बना दी गई है कि ये अधिवक्ता क्या होंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता होंगे, तो इसके लिए अलग से श्रेणी बनाई गई है। इसके साथ साथ नामावली, अधिवक्ताओं की नामावली को लेकर प्रावधान किया गया कि किस प्रकार से एक एडवोकेट की नामावली को तैयार किया जाएगा, कैसे उसमें नाम लिखा जाएगा, क्या उसमें लिखा जाएगा, उसका नाम, एड्रेस, उसके डॉक्यूमेंट क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कब उसका रजिस्ट्रेशन किया गया, ये तमाम बातें इस नामावली में लिखा जाएगा। पूर्व सुनवाई का अधिकार होगा, पूर्व सुनवाई की व्यवस्था को लेकर भी इस एक्ट में प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ साथ अधिवक्ताओं को प्रवेश के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी,
योग्यताएं क्या होगी, उन योग्यताओं के बारे में प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। अधिवक्ताओं के लिए निर्योग्यता क्या है, उस निर्योग्यता का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। विधिक व्यवसाय के क्या अधिकार होंगे, वो अधिकारों की व्यवस्था इस एक्ट में की गई है। इसके अलावा आचरण और आचार या अवचार के लिए दंड देने के जो प्रावधान है वो भी इस एक्ट में किया गया है। इसके अलावा दंड कैसे दिया जाएगा, कौन देगा, कौन जांच करेगा, वो तमाम बातों के बारे में प्रावधान इस एक्ट में कर दिया गया है। इसके अलावा पुनरीक्षण पुनर्विलोकन की भी पावर यहाँ पर दी गई है। एक बार अगर विधिज्ञ परिषद ने किसी अधिवक्ता को दंड दे दिया तो क्या वो अपने दंड के आदेश में पुनरीक्षण कर सकती है, पुनर्विलोकन कर सकती है, तो इसके बारे में प्रावधान इस एक्ट में कर दिए गए। इसके अलावा विधिज्ञ परिषद को ये पावर दी गई है कि वो वकीलों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, इन समितियों के लिए क्या कर सकती है, नियम बनाने की शक्ति उसे प्रदान की गई है कि चाहे तो विधिज्ञ परिषद क्या कर सकती है, इस एक्ट के अंतर्गत रहते हुए नियम बना सकती है। तो ये जितने भी जो प्रावधान है ये किसके अंतर्गत है, इस अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत है। प्रश्न अगर सीधा पूछेगा, हल्का प्रश्न अगर आपको दे देगा तो ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंडियन एडवोकेट को पढ़ रहे हैं, तो एडवोकेट के बारे में प्रावधान क्या है, उसके एक्ट क्या है, उसको लेके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको इसको तैयार रखना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अधिवक्ताओं की, अगर कोई अधिवक्ताओं के विरुद्ध कोई शिकायत आएगी तो उन शिकायतों का निवारण किस प्रकार से किया जाएगा, उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा, इसको लेके भी, यानी इस एक्ट के साथ साथ आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के मुख्य प्रावधानों का उल्लेख करते हुए ये बताइए कि एक अधिवक्ता के विरुद्ध शिकायतों का निवारण किस प्रकार से किया जाएगा। यानी प्रश्न 2-3 मिला के आपसे पूछेंगे तो ये प्रश्न आपके साथ अटैच किया जा सकता है। तो अधिवक्ताओं के विरुद्ध जो शिकायतें आएगी उन शिकायतों के निराकरण से संबंधित क्या प्रावधान है, उनकी विवेचना करवाई जा सकती है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना इस एक्ट के मुख्य प्रावधान के बारे में, कोई डाउट नहीं किसी को। रिप्लाई आपका आता नहीं या आप मेरे को सुनाई नहीं दे रहा? अधिवक्ताओं के विरुद्ध शिकायतों के निवारण या निराकरण, एक ही बात है, निराकरण संबंधी प्रावधान। अब मान लो आप एडवोकेट हैं और आप काम कर रहे हैं, कोर्ट में हैं, पार्टी जो पक्षकार है वो आपसे किसी प्रकार से कोई झगड़ा हो गया या कोई रंजिश हो गई या कोई कार्य ऐसा हो गया जिसकी वजह से उस पार्टी को, उस पक्षकार को क्या करनी है, एडवोकेट की शिकायत करनी है। तो वो क्या करेगा, वो शिकायत करेगा। कहाँ करेगा, वो या तो उस स्टेट की काउंसिल में करेगा यानी राज्य विधिज्ञ परिषद में करेगा, या फिर कहाँ करेगा, या फिर वो भारत की जो विधिज्ञ परिषद है उसमें करेगा, भारत की विधिज्ञ परिषद में यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में करेगा। इनमें क्या करेगा, शिकायत करेगा। तो जब इनके पास कोई शिकायत आएगी, जब इनके पास कोई कंप्लेंट आएगी, किसी अधिवक्ता की कोई शिकायत किनके पास आएगी, इनके पास आएगी। तो ये शिकायत जब आएगी उस शिकायत का निराकरण कैसे करेंगे, उस शिकायत का समाधान कैसे करेंगे, उस शिकायत का निपटारा कैसे करेंगे, इस निपटारे को लेके क्या क्या कानून है, इनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इस एक्ट में, उसको लेके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न आएगा तो अपने को क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति अधिवक्ता के विरुद्ध कोई शिकायत कर देता है राज्य की विधिज्ञ परिषद में या भारत की विधिज्ञ परिषद में, तो वो शिकायत का निपटारा किस प्रकार से करेगी, उस निपटारे को लेके क्या प्रावधान है, उन प्रावधानों की अपन यहाँ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अधिवक्ता के जो आचरण संबंधी नियम है वो कहाँ है। वो धारा 35 से लेके 44 तक, कहाँ 35 से
लेके 44 तक, धारा 35 से लेके 44 तक क्या है, अधिवक्ताओं के आचरण को लेके नियम बनाए गए। क्या बनाए गए? अधिवक्ताओं के आचरण को लेके नियम बनाए गए हैं। कहा? धारा 35 से लेके 44 तक। ये जो नियम है ये राजस्थान सहित प्राय सभी राज्य के अधिवक्ताओं पर लागू होते हैं। ये जो 35 से लेके 44 तक के जो नियम बताए गए हैं आचरण को लेके, ये भारत के सभी राज्यों के अधिवक्ताओं पर ये सामान्य प्रावधान लागू होते हैं। यानी सभी वकीलों पर लागू होंगे, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो एमपी का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे कहीं का ही हो, वो पूरे भारत में सभी अधिवक्ताओं पर ये आचरण संबंधी नियम क्या होंगे? लागू होंगे। क्या होंगे? लागू होंगे। तो क्या क्या प्रावधान है? ये प्रावधान क्या है, ये नियम क्या है शिकायतों के निराकरण के लिए? तो पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है कि औचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड, क्या? औचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड। औचार किसको कहेंगे? औचार क्या है? औचार किसको कहेंगे अपन? औचार किसको कहेंगे? बताइए आप में से कोई भी। गलत आचरण जो है ना, उचित बात नहीं कही। क्या नहीं करेगा? गलत आचरण वकील के द्वारा किया गया। हाँ हाँ, और कोई? मेरे ख्याल से तो सर यही है। चलो ठीक है, आपकी बात ठीक है भाई। हमने स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ी थी कि एक तो होगा आचार और एक होगा औचार, दो चीजें हैं। दंड किस पर मिलेगा? जब वह औचार करेगा, यानी अच्छे आचरण की बजाय वो बुरा व्यवहार करता है, बुरा आचरण करता है। किसके प्रति? या तो अपने क्लाइंट के प्रति, या अपने साथी अधिवक्ताओं के प्रति, या न्यायालय के प्रति, या कोई भी आमजन के प्रति अगर ऐसा बुरा व्यवहार करता है जिससे क्या होता है, जिससे न्यायालय की गरिमा को ठेस लगती है, या किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई निर्णय पारित होता है, या कोई भी कार्य करता है जो इस आचरण के खिलाफ करता है, तो उस आचरण के खिलाफ कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? औचार कहा जाता है। तो जब कोई अधिवक्ता ऐसे औचार करेगा तो उस अधिवक्ता को क्या दिया जाएगा? औचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो क्या पनिशमेंट दिया जाएगा? धारा 35 ये कहती है, सेक्शन 35 ये कहती है, को किसकी धारा है ये? सेक्शन 35 किसकी है? सेक्शन 35 है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा। धारा 35 ये कहती है कि अधिवक्ताओं को औचार के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। किसमें? धारा 35 में दंड के कोई ऐसा, अन्यथा कोई ऐसा क्या मिलता है? ज्ञात होता है या मालूम पड़ता है उसको, तो राज्य की नामावली पर अंकित किसी अधिवक्ता के द्वारा कोई वर्तिक औचार किया गया है, या तो उसको शिकायत मिलेगी, या उसको किसी अन्य सोर्स से, विधिज्ञ परिषद को किसी भी अन्य माध्यम से ये पता लगता है कि हमारे यहाँ नामावली में दर्ज अधिवक्ता ने क्या किया है? औचार किया है। क्या किया है? औचार किया है। तो ऐसी शिकायत को निपटारे के लिए किसको भेजेगी? अनुशासन समिति को भेजेगी। किसको भेजेगी? अनुशासन समिति को भेजेगी। भाई जो स्टेट की काउंसिल है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जब उसके पास शिकायत आएगी, चाहे तो शिकायत किसी पक्षकार ने की हो, चाहे कोई और व्यक्ति ने की हो, जब शिकायत आ जाए तब वो निपटारे का काम करेगी। सेक्शन 35 के तहत अनुशासन समिति को भेज देगी ऐसी शिकायत, कहेगा आप उसकी जांच करो। या फिर शिकायत नहीं आई लिखित में, लेकिन किसी अन्य सोर्सेज से ये पता लगा है राज्य की विधिज्ञ परिषद को या भारत की विधिज्ञ परिषद को कि फला अधिवक्ता ने क्या किया? औचार किया है, तो फिर वो उसकी शिकायत कहाँ भेज देगी? अनुशासन समिति को भेज देगी, और ये कहेगी कि आप इसकी क्या करें? जांच करें और इसकी शिकायत का निपटारा करें। अनुशासन समिति क्या करेगी? जब उसके पास ऐसी शिकायत आएगी तो फिर वो सूचना देगी। किसको देगी? अनुशासन समिति सूचना किसको देगी? किसको देगी सूचना? उस अधिवक्ता को देगी जिसके विरुद्ध ऐसी शिकायत आई है, उसको कहेगी
कि आपके खिलाफ क्या आई है, हमारे पास शिकायत आई है, अब आपको क्या कहना है, आप अपना पक्ष इतने दिनों में हमारे समक्ष आकर के रख दें। तो उस शिकायत की सूचना देगी और अधिवक्ता को, और साथ ही साथ राज्य का जो महाधिवक्ता है उसको भी क्या दी जाएगी, उसकी सूचना दी जाएगी कि फला अधिवक्ता के विरुद्ध शिकायत आई है। इसलिए एक सूचना जो राज्य का महाधिवक्ता है, अटॉर्नी जनरल है, कौन, राज्य का महाधिवक्ता, सॉरी एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल को क्या देगी, एक सूचना उस एडवोकेट जनरल को भी देगी कि हमारे राज्य का इस अधिवक्ता ने क्या किया, अवचार किया, इसलिए आपको सूचना प्रेषित किया जाता है। तो अधिवक्ता को खुद को सूचना देगी कि आपके खिलाफ शिकायत आई है, और साथ ही साथ ये एडवोकेट जनरल है महाधिवक्ता, इसको भी सूचना दे दी जाएगी। फिर क्या होगा, फिर दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाएगा, यानी इधर अधिवक्ता को भी बुला लेंगे और उधर जिसने शिकायत की है उस व्यक्ति को भी बुला लेंगे। तो फिर दोनों पक्षों को क्या दिया जाएगा, सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिया जाएगा। दोनों पक्षों को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिया जाएगा, और अवसर देने के बाद अनुशासन समिति क्या करेगी, आदेश पारित करेगी। भाई उसने दे दिया सुनवाई का, दोनों पक्षों से जो भी तथ्य लेने थे ले लिए, एविडेंस लेनी थी ले ली, उसके बाद तो आदेश ही करना है। फिर आदेश पारित करेगी, क्या करेगी, अनुशासन समिति ऐसा आदेश पारित करेगी, जो भी उसका निष्कर्ष है उसको क्या करेगी, पारित करेगी। जब आदेश पारित करेगी तब क्या आदेश पारित करेगी, या तो उसको ये लगता है कि शिकायत झूठी है तो वो क्या कर देगी, शिकायत को खारिज कर देगी। तो यही तो काम करेगी ना, शिकायत खारिज कर देगी। फिर उसके सामने तमाम बातें आ गई, दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रख दिया, अनुशासन समिति के सामने ये आई बात कि ये शिकायत झूठी है, इसलिए वो क्या करेगी, शिकायत को खारिज करेगी। या तो शिकायत खारिज कर देगी, या फिर क्या करेगी, या अधिवक्ता को दंड देगी। अगर शिकायत सही है तो फिर क्या करेगी, अधिवक्ता को क्या देगी, दंड देगी। शिकायत सही निकली, जांच में सही पाया गया, प्रकरण सही था, तो फिर क्या करेगी, अनुशासन समिति कहेगी कि आपने अवचार किया है इसलिए आपको दंडित किया जाता है, तो अधिवक्ता को क्या करेगी, दंड देगी। या फिर और क्या कर सकती है, या ये भी कह सकती है कि अगर शिकायत सही है, दंड नहीं दिया, तो उसके लाइसेंस को, उसकी अनुज्ञप्ति को, उसकी सनद को क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। क्या कर सकती है, निलंबन कर सकती है। कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए कह दिया कि आप 2 साल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 2 साल आप वकालत नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी सनद को क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जा सकता है। तो वो जो अवधि जितना विधि के प्रसिद्ध ठीक समझे उतनी अवधि के लिए उसके लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है। तो या तो शिकायत को क्या कर देगी, खारिज कर देगी, या अधिवक्ता को दंड देगी, या उसकी जो सनद है, एडवोकेट की जो सनद है, उस सनद को क्या कर देगी, निलंबित कर देगी। कितने समय के लिए करना है ये वो तय कर देगी। इसके साथ साथ अधिवक्ताओं का नाम राज्य की नामावली से भी हटा सकती है। अगर उसको ये लगे कि ये अधिवक्ता हमारे राज्य के अधिवक्ता की सूची में रखना ही नहीं है इसको, तो वो इसका नाम भी क्या कर सकती है, हटा सकती है। यानी नामावली से, राज्य की जो नामावली है, अधिवक्ता नामावली, उससे क्या कर सकती है, नाम को हटा सकती है। ठीक है, हटा सकती है ना। तो ये काम कौन करेगी, अनुशासन समिति करेगी। जहां किसी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय करने से उसको निलंबित किया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, वहां अधिवक्ता इतने समय के लिए ऐसे न्यायालय में वो विधि व्यवसाय नहीं कर सकेगा। जितने समय के लिए उसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है, उतने समय तक ऐसा अधिवक्ता बाद में किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर राज्य में नामावली से नाम हटाने का आदेश किया है तो फिर ये मामला गंभीर प्रकृति का है, और ऐसे मामले में कब दिया जाएगा, कौन से मामले हैं जिनमें नाम हटाने का आदेश दिया जा सकता है। ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनमें उस अधिवक्ता का उस राज्य की नामावली से उसका नाम हटाने का आदेश दिया जाता, तो ये गंभीर मामला है। भाई सामान्यतः तो यही है कि या तो शिकायत खारिज कर देगी, या उसको सजा देनी है वो सजा दे देगी, तो सजा पूरी हो जाएगी, उसके बाद आके प्रैक्टिस कर लेगा। या उसका कुछ समय के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया तो वो अवधि पूरी हो जाएगी, उसके बाद कर लेगा। लेकिन अगर किसी का नाम हटाने का आदेश दे तो निश्चित रूप से ये मामला गंभीर प्रकृति के मामलों में ही ऐसा आदेश दिया जाएगा। तो ऐसे कौन से आदेश है जिनमें ऐसा आदेश पारित किया जाता है। कब ऐसे आदेश कब पारित किए जाएंगे, जब
अधिवक्ता ने क्या कर दिया, पक्षकार के धन का दुरुपयोग किया, पक्षकार के धन का क्या कर लिया, दुर्विनियोग किया है, पक्षकार के धन का क्या किया है, दुर्विनियोग किया है, तब ऐसे अधिवक्ता का नाम उस राज्य की नामावली से हटाए जाने का आदेश पारित किया जा सकता है। किस केस में कहा, बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस के सत्यनारायण के मामले में ये कहा गया कि अगर कोई अधिवक्ता अपने पक्षकार का, अपने क्लाइंट का धन का दुरुपयोग करता है, दुर्विनियोग करता है, तो ऐसे अधिवक्ता का नाम राज्य की नामावली से हटाया जा सकता है। दूसरा, अगर भूमि अर्जन के मामलों में अधिवक्ता द्वारा, अगर भूमि अर्जन के मामलों में अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से प्रतिकर की राशि उठाकर उस पक्षकार को संदेह नहीं करना, अगर कोई भूमि अर्जन का मामला था, लैंड एक्वायर का मामला था, वहां से कोई प्रतिकर मिला है, मान लो आपकी भूमि है, आपकी जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली, अर्जित कर ली, और बदले में आपको क्या दिया, कंपनसेशन दिया, आपको प्रतिकर दिया, आपको मुआवजा दिया, और वो मुआवजा अधिवक्ता ने क्या कर लिया, खुद ले लिया, और पार्टी को, जिस पक्षकार को देना था उसको नहीं दिया। अगर ऐसा कोई करता है तो ऐसे अधिवक्ता का नाम राज्य की नामावली से हटाया जा सकता है, यानी ऐसे मामलों में किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गई ना, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़े। भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये तो था औचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड दिया जाना। अब दूसरा टॉपिक है भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई, यानी दूसरी कार्रवाई कौन करेगा, भारतीय विधिज्ञ परिषद अनुशासनात्मक कार्रवाई कैसे करेगा, उसको लेके प्रावधान यहाँ बताए गए हैं। तो अपना दूसरा टॉपिक है भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्यवाही, यानी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, इसको लेके यहाँ प्रावधान किया गया। धारा 36 अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 क्या कहती है, धारा 36 ये कहती है कि अधिवक्ताओं के औचार के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी 36 में क्या किया गया है कि अगर कोई अधिवक्ता औचार करेगा तो ऐसे अधिवक्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति किसको दी गई है, भारतीय विधिज्ञ परिषद को दी गई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी गई है कि वो अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, जब इसको भारतीय विधिज्ञ परिषद को कोई शिकायत मिलती है या अन्य किसी सोर्स से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को किसी अधिवक्ता के औचार के बारे में पता लगता है, तब क्या करेगी, ऐसे अधिवक्ता जिसका नाम राज्य नामावली में अंकित होता है, यानी ऐसा अधिवक्ता जिसका नाम किसी राज्य की नामावली में अंकित है, दर्ज है, और उसने क्या कर दिया, औचार कर दिया, और उसकी सूचना किसको मिल गई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मिल गई, या किसी अन्य सोर्स से पता लग जाता है, तो फिर क्या करेगी ये कि उसने कोई वर्तिक औचार किया, ऐसे शिकायत के निपटारे के लिए किसको भेज देगी, अनुशासन समिति को भेज देगी। यानी बार काउंसिल को अगर कोई कंप्लेंट होगी तो वो भी किसको भेजेगी, अनुशासन समिति को भेजेगी कि आप इसकी जांच करें, आप इस मामले का निपटारा करें। तो ऐसी अनुशासन समिति क्या करेगी, वही प्रक्रिया अपनाएगी जो सेक्शन 35 में अभी अपन ने पढ़ा है, यानी सूचना देगी उस अधिवक्ता को। फिर इधर भारत का, इधर राज्य का महाधिवक्ता था, अब कौन हो जाएगा, भारत का जो अटॉर्नी जनरल है उसको सूचना दे दी जाएगी। दोनों पक्षकारों को, जिसने शिकायत की है और जिसके विरुद्ध शिकायत की, उन दोनों को क्या कहते हैं, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, और सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद आदेश पारित करेगी। अगर आदेश पारित करेगी, शिकायत सही है तो उसकी शिकायत झूठी है तो इसकी शिकायत खारिज कर देगी, अगर शिकायत सही है तो अधिवक्ता को दंड दे सकती है, अगर शिकायत सही है तो अधिवक्ता को लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है, या फिर उसकी नामावली से नाम हटाने का आदेश दिया जा सकता है। वो सारी बातें वही है जो पहले वाले में है। भारतीय जो विधिज्ञ परिषद है वो अनुशासन समिति के द्वारा गुणावगुण पर पारित आदेश, अगर ऑन मेरिट कोई आदेश पारित कर दिया गया है
तो सिविल वाद में प्रांग न्याय का प्रभाव रखता है। फिर अगर उसका मामला सिविल न्यायालय में फिर से चला जाए तो वहां रेस जुडिकेटा का प्रावधान लागू होगा। यानी गुणावगुण पर अगर अनुशासन समिति ने कोई निर्णय पारित कर दिया है और फिर अधिवक्ता अगर सिविल कोर्ट में वैसा ही मामला लेके फिर चला जाता है या कोई पक्षकार चला जाता है तो उस पर रेस जुडिकेटा के प्रावधान लागू होंगे। तीसरा, अपील। तीसरा प्रावधान क्या है भाई, इसमें अधिवक्ताओं के विरुद्ध शिकायतों के निराकरण को लेकर क्या क्या प्रावधान है। तो पहला प्रावधान तो उपचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड दिया जाएगा। फिर भारतीय विधिज्ञ परिषद भी क्या कर सकती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। तीसरा, अपील का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? अपील का प्रावधान। यानी सेक्शन 37 और सेक्शन 38 इसमें क्या किया गया है, अपील के प्रावधान को लेके अपील के बारे में प्रावधान किए गए। क्या क्या किया गया है कि अगर राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति, अगर राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति ने कोई आदेश पारित किया है, राज्य विधिज्ञ परिषद की अनुशासन समिति ने कोई आदेश दिया है या महाधिवक्ता के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति है तो वो ऐसे आदेश के विरुद्ध क्या कर सकता है, ऐसे आदेश की उसे संसूचना प्राप्त होने के, उस आदेश की सूचना प्राप्त होने के 60 दिवस के भीतर, कितने दिवस के भीतर? 60 दिवस के भीतर क्या कर सकता है, भारतीय विधिज्ञ परिषद को अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? भारतीय विधिज्ञ परिषद को अपील कर सकता है। मान लो राज्य की अनुशासन समिति ने उसको दंड दिया और दंड के जिस दिन उसे पता लगा उसके 60 दिन के अंदर वो चाहे तो भारतीय विधिज्ञ परिषद में क्या कर सकता है, उसकी अपील कर सकता है। ठीक है, अपील में भारतीय विधिज्ञ परिषद क्या करेगी, अनुशासन समिति द्वारा ऐसा आदेश पारित किया जा सकेगा जैसा वह ठीक समझे। अपील में मामला आ गया भारतीय विधिज्ञ परिषद के पास तो भारतीय विधिज्ञ परिषद फिर क्या करेगी, वही अपील किसको भेज देगी, अनुशासन समिति को भेज देगी और अनुशासन समिति क्या करेगी, उस अपील का निपटारा करेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर राज्य विधिज्ञ परिषद के द्वारा कोई आदेश पारित किया गया तो उसमें कोई परिवर्तन भी कर सकती है। अगर विधिज्ञ परिषद चाहे, भारतीय विधिज्ञ परिषद तो नीचे के अथॉरिटी जो राज्य विधिज्ञ परिषद थी उसने कोई आदेश पारित किया था तो उसमें किसी प्रकार का संशोधन भी कर सकती है। मान लो नीचे वाली ने कहा 5 साल तक आप वकालत नहीं करोगे, ऐसा आदेश पारित कर दिया तो ऊपर अपील में गया तो अपील में यह कहा जा सकता है कि आप 1 साल वकालत नहीं करोगे। यानी नीचे वाले आदेश में संशोधन करने की शक्ति भारतीय विधिज्ञ परिषद को अपील में दी गई है। सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अपील में जब आएगा ना कोई भी तो सुनवाई का अवसर यहाँ दोनों पक्षकारों को दिया जाएगा और ऐसे आदेश के विरुद्ध भी अगर वो चाहे, यहाँ से भी मान लो निर्णय हो गया, भारतीय विधिज्ञ परिषद से भी निर्णय हो गया और इसके आदेश के विरुद्ध अपील करनी है तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। कितने दिनों में? 60 दिवस में क्या की जा सकती है, भारतीय विधिज्ञ परिषद के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, धारा जो परिसीमा अधिनियम के जो धारा है 5 और 12 के प्रावधान इन पर भी लागू होंगे। मान लो 60 दिन में किसी ने अपील नहीं की और वो पर्याप्त कारण दे देता है तो उसमें 60 दिवस की अवधि में छूट प्रदान की जा सकती है और अपील को स्वीकार किया जा सकता है। इसके बाद और क्या प्रावधान किया गया, धारा 3 तक आ गई। तीसरा टॉपिक आ गया अपील। चौथा टॉपिक क्या है, चौथा टॉपिक ये है कि ऐसे आदेशों की क्रियान्विति पर रोक, ऐसे आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाना। आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाना। आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाना यानी कोई आदेश पारित किया गया है और उस आदेश का क्रियान्वयन किया जाना है, उस आदेश को एग्जीक्यूट किया जाना है तो उस एग्जीक्यूशन को रोकने का आदेश भी दिया जा सकता है। तो आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाने का काम किया जा सकता है। किस धारा में? धारा 40 में। धारा 40 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई आदेश पारित किया गया है तो उस आदेश की क्रियान्विति पर, उसकी पालना करने पर क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। स्टे करते हैं ना, स्टे जारी करते हैं कि नीचे वाला आदेश तब तक पारित नहीं, उसकी पालना नहीं की जाए जब तक अपील पेंडिंग है।
तो यानी जब तक अपीलें पेंडिंग है तो नीचे वाले आदेशों की पालना पर क्या कर दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी। मान लो स्टेट की राज्य की विधिज्ञ परिषद ने कोई आदेश पारित किया और उस व्यक्ति ने जो इससे पीड़ित पक्षकार था उसने क्या कर दी, भारतीय विधिज्ञ परिषद में अपील कर दी। अब नीचे की जो स्टेट की जो काउंसिल थी उसने क्या किया, उसने उसको सजा दे दी। मान लो ये कह दिया कि 6 माह की सजा दी जाती है आपको। जब ऐसी सजा दी जाती है तब उसने उस आदेश से पीड़ित होकर क्या कर दिया, अपील कर दी भारतीय विधिज्ञ परिषद में। जब ऐसी अपील की तो ऐसी अपील के दौरान जब तक अपील लंबित है तब तक इस जो राज्य विधिज्ञ परिषद थी इसके आदेश की पालना पर क्या लगा दिया जाएगा, रोक लगा दी जाएगी। यानी भारतीय विधिज्ञ परिषद ये कह देगी कि जब तक अपील पेंडिंग है तब तक नीचे वाली जो काउंसिल थी उसके आदेश पर क्या लगाई जाती है, रोक लगाई जाती है। तो ऐसे आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाई जा सकती है। अगर मामला मान लो भारतीय विधिज्ञ परिषद से निपटारा होता है और सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील कर दी जाती है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रही है तब तक नीचे वाली जो विधिज्ञ परिषद थी इसका आदेश था उसकी क्रियान्विति पर रोक लगाया जा सकता है। तो ऐसे आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाने के लिए सेक्शन 40 में प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा है दंड का प्रावधान। इसका दंड का प्रावधान, 5वां टॉपिक है दंड का प्रावधान। क्या किया गया, शिकायतों का निपटारा करेंगे तो दंड भी तो देंगे ना, तो दंड का क्या प्रावधान है उसको लेके भी यहाँ बताया गया। क्या बताया गया, धारा 41 में, सेक्शन 41 में, धारा 41 में ऐसी शिकायतों के विरुद्ध क्या दंड दिया जाएगा वो प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से दंड दिया जाएगा, किसी अधिवक्ता को दिग्दंड, धिक्कार, किसी अधिवक्ता को क्या किया जा सकता है, किसी अधिवक्ता को दिग्दंड दिया जा सकता है, यानी इसको धिक्कारा जा सकता है कि दोबारा आइंदा ऐसा नहीं करेगा। अगर शिकायत आ गई तो अब की बार आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, सन्नद खत्म कर दी जाएगी, आपको 10 साल के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, आपका नामावली से नाम हटा दिया जाएगा। ऐसी क्या की जा सकती है, उसको धिक्कारा जा सकता है। तो सेक्शन 41 में क्या करेगी, उसको दिग्दंड दे सकती है, यानी उसको धिक्कार सकती है, उसको क्या कर सकती है, हम ये कहते हैं ना कि उसको प्रताड़ना दी जा सकती है। प्रताड़ित करके ये कह देंगे, कई बार डांटते हैं ना हम बच्चे को, पहली बार उसको जेल थोड़ी भेजते हैं, पहली बार क्या करेंगे, बच्चे को डांटेंगे कि दोबारा अगर किया ना तो अगली बार तेरे को ये सजा देंगे। ऐसे ही ये क्या किया जा सकता है, उसको दंड में क्या क्या दिया जा सकता है, उसको धिक्कारा जा सकता है, उसको दिग्दंड दिया जा सकता है। इसके साथ साथ और क्या दिया जा सकता है, ऐसे अधिवक्ता के नाम के आगे लिखा जाएगा कि उसको ये दंड दिया गया है, जिसको जो भी दंड मिलेगा उसकी नामावली रजिस्टर में आगे रिमार्क कर दिया जाएगा कि इस अधिवक्ता को ये दंड दिया गया है। और इसके अलावा जहां किसी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से हटाने का आदेश दिया गया था, विधि व्यवसाय से हटाने का जो आदेश दिया गया था, वहां ऐसे अधिवक्ता का नाम राज्य की नामावली से काट दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, जहां ये कहा गया कि इसका नाम नामावली से हटा दिया जाए तो फिर क्या कर दिया जाएगा, उसका नाम उस राज्य की नामावली से हटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ठीक है। और क्या, जहां किसी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से निलंबित किया गया है, जहां किसी का सस्पेंशन किया गया है, निलंबित किया गया है, तो वहां जितनी अवधि तक निलंबित किया जाता है उतनी अवधि तक उसकी सनद को क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। और इसके लिए धारा 22 में प्रमाण पत्र जो सनद दी जाती है, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 22 के तहत जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस सर्टिफिकेट को अधिवक्ता से वापस ले लिया जाता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको इतने समय के लिए आपका लाइसेंस है वो सस्पेंड किया जाता है। तो ये जो सनद दी जाती है वो वापस ले ली जाएगी। ठीक है। इसके अलावा और क्या है, और क्या है, अनुशासन समिति की शक्तियां, अनुशासन समिति की शक्तियां। टॉपिक 6 क्या है, अनुशासन समिति की शक्तियां, यानी जो अनुशासन समिति है जिसकी अपन बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो उसको क्या शक्तियां है, ये भी इस शिकायत निवारण समिति, शिकायत निवारण के बारे में प्रावधान किया गया। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई अधिवक्ता जिसके बारे में अनुशासन समिति क्या करेगी, उसका निर्णय करेगी, तो इस अनुशासन समिति को क्या शक्तियां है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुशासन समिति क्या करेगी, धारा 42 में अनुशासन समिति के बारे में प्रावधान किया गया है। ये कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228, 193 और 228 आईपीसी की धाराएं हैं ये दो,
इनमें ये कहा गया है कि अगर कोई न्यायिक कार्रवाई करते हुए, जुडिशियल प्रोसीडिंग करते हुए, न्यायिक कार्रवाई करते हुए क्या करता है, कल अपन ने अवमान पढ़ा था ना, अवमान कंटेप्ट वही चीज है। न्यायिक कार्रवाई करते हुए ऐसा कोई कार्य किया गया है जो 1973 सीआरपीसी की धारा 345 और 346 के तहत क्या माना जाता है, जब अनुशासन समिति ऐसी कार्रवाई कर रही होती है तब इस अनुशासन समिति को सिविल कोर्ट क्या माना जाता है, सिविल न्यायालय माना जाता है। यानी जब अनुशासन समिति ऐसे मामलों का निपटारा कर रही होती है उस समय ये अनुशासन समिति केवल अनुशासन समिति नहीं होगी, इसको सिविल कोर्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सिविल कोर्ट की पावर इसको होगी। ठीक है, ये क्या क्या कर सकती है, ये किसी व्यक्ति को समन कर सकती है, यानी सिविल कोर्ट की शक्तियां तो जैसे कोर्ट करती है वैसे ये कर सकती है। तो ये किसी व्यक्ति को समन भेज सकती है जो उस केस से रिलेटेड है, उसको समन भेज सकती है, समन भेज करके उसको बुला सकती है, उसकी शपथ पर परीक्षा कर सकती है, एफिडेविट ले सकती है कि आप बताओ आपके क्या हुआ, तो जो भी है वो शपथ पर परीक्षा कर सकती है। इसके अलावा किसी दस्तावेज को प्रकट करने के लिए, किसी दस्तावेज को प्रकट करने का उसे आदेश दे सकती है और शपथ पत्रों पर साक्ष्य ले सकती है। एफिडेविट पर मौखिक लेने की आवश्यकता नहीं, वो चाहे तो एफिडेविट पर उसकी एविडेंस को लिया जा सकता है, जैसे न्यायालय लेता है। किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपियों की अपेक्षा करना, सिविल ये अनुशासन समिति ये भी कह सकती है कि अगर कोई लोक दस्तावेज है तो उसकी अपेक्षा कर सकती है कि वो उसकी प्रमाणित प्रतियां यहाँ पर पेश करे। इसके अलावा साक्षी और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने की शक्ति भी इसको प्रदान की गई है। जैसे न्यायालय किसी साक्षी या दस्तावेज की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकालता है, वैसे अनुशासन समिति भी क्या कर सकती है, ये भी दस्तावेजों की परीक्षा या किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकती है, क्योंकि इसको सिविल कोर्ट की तरह ही पावर दी गई है। इसके अलावा कोई अन्य बात जो विहित की जाए वो कार्य भी करने के लिए अनुशासन समिति क्या है, स्वतंत्र है। यानी सिविल कोर्ट जैसे काम करती है वैसे ही अनुशासन समिति को भी सिविल कोर्ट माना गया है, और ये क्या करेगी, इसको वही पावर होगी जो सिविल कोर्ट को पावर होती है। अनुशासन समिति की कार्रवाई निरंतर चालू रहती है, चाहे उसका अध्यक्ष या कोई सदस्य उपस्थित हो या नहीं हो। आज अध्यक्ष नहीं आया तो उससे अनुशासन समिति की कार्रवाई रुकेगी नहीं, आज उसका कोई सदस्य उपस्थित नहीं है तो अनुशासन समिति की कार्रवाई रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यू चलती रहेगी, वो निरंतर चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन आदेश पारित किया जाएगा उस दिन सभी की उपस्थिति आवश्यक होती है। यानी कार्रवाई के दौरान तो चलता रहता है, लेकिन फाइनल डिसीजन जिस दिन दिया जाएगा वो तभी दिया जाएगा जब उस अनुशासन समिति के सभी सदस्य उपस्थित हो, तभी फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। समिति के सदस्यों के बीच बहुसंख्यक राय नहीं होने के कारण अन्यथा अंतिम आदेश पारित नहीं किए जा सकने की दिशा में मामला राय के लिए विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष को भेज दिया जाएगा। अगर मामला था अनुशासन समिति के बहुमत से हो गया तब भी ठीक है, बहुमत से राय नहीं हुआ, बहुमत से निर्णय नहीं हुआ और निर्णय करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को मामला भेज देगी। ये अनुशासन समिति कहाँ भेज देगी, बीसीआई का जो अध्यक्ष है उसको भेज देगी कि अब आप इस पर हमें राय दें कि हम क्या करें। ठीक है, फिर ऐसा अध्यक्ष या ऐसा सदस्य जो भी है वो क्या करेगा, राय देगा, और उसके बाद ये अनुशासन समिति जैसी राय मिलेगी उसी अनुरूप क्या कर देगी, निर्णय पारित कर देगी, आदेश जारी कर देगा। ठीक है, सातवां टॉपिक क्या है, ये जो कार्रवाई जितनी भी हो रही है, ये कार्रवाइयों पर जो खर्चा लग रहा है उस खर्चे के बारे में प्रावधान किया गया। जितनी भी कार्रवाई चल रही है उस पर खर्चा तो लगेगा ना, तो खर्चे को लेकर क्या प्रावधान किया गया वो सेक्शन 43 में बताया गया। धारा 43 में खर्चे को लेकर प्रावधान किया गया है। खर्चे में अनुशासन समिति अपने समक्ष जो भी कार्रवाई करेगी उसके खर्चे के संबंध में आदेश दे सकेगी। यानी वो जो भी कार्रवाई कर रही है उसमें कोई खर्चा लगा है तो खर्चे को लेकर भी वो आदेश पारित कर सकती है। और ऐसा आदेश का निष्पादन राज्य विधिज्ञ परिषद की दशा में तो न्यायालय करेगा, उच्च न्यायालय। अगर मामला राज्य विधिज्ञ परिषद का है और उस दशा में कोई खर्चा है तब तो खर्चा कौन देगा, हाई कोर्ट। अगर आदेश बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की दशा में है
तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या दिया जाएगा, ऐसा खर्चा वहन किया जाएगा। निष्पादन वैसे ही खर्चे का आदेश का निष्पादन किया जाएगा जैसे किसी डिक्री का किया जाता है, जैसे डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाता है वैसे ही ऐसे खर्चे के आदेश को या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवाएगी ऐसे आदेश को। ठीक है, पुनर्विलोकन नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पुनर्विलोकन। सातवां आठवां पुनर्विलोकन रिव्यू। पुनर्विलोकन रिव्यू, रिव्यू का है पुनर्विलोकन के लिए धारा 44 में प्रावधान किया गया है, सेक्शन 44 में प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है, ऐसा कोई अनुशासन समिति कोई आदेश देगी तो वो अपने आदेशों का क्या कर सकती है, पुनर्विलोकन कर सकती है। अनुशासन समिति ने कोई आदेश दिया, अनुशासन समिति के बाद में ये ध्यान में आता है कि इसमें तो ये गलती होगी, तो अपने ही आदेश का क्या कर सकती है, पुनर्विलोकन का मतलब पुनः अवलोकन कर सकती है, अपने ही आदेश को दोबारा उसकी जांच कर सकती है, उसको देख सकती है। अगर उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक है, कोई त्रुटि है तो ऐसी त्रुटि को दूर किया जा सकता है। तो अपने आदेशों को क्या कर सकती है, 60 दिन के भीतर भीतर क्या कर सकती है, ऐसे पुनर्विलोकन करने का आदेश दे सकती है। अगर राज्य विधिज्ञ परिषद के अनुशासन समिति का कोई आदेश है तब तो ये प्रभावी नहीं होगा, भारतीय विधिज्ञ परिषद के द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा तभी आदेश प्रभावी होगा। पुनर्विलोकन के संबंध में शार्दुल सिंह वर्सेज प्रीतम सिंह का मामला है जिसमें ये कहा गया कि गंभीर वर्तिक अवचार के मामलों में विधिज्ञ परिषद को पुनर्विलोकन में अत्यधिक उदारता नहीं दिखानी चाहिए। अगर गंभीर प्रकृति के मामले हैं अवचार को लेके तो इसमें ऐसी अनुशासन समिति को उदारता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा। कौन से केस में कहा, शार्दुल सिंह वर्सेज प्रीतम सिंह 1999 का मामला है, इसमें ये कहा गया था। तो ये अनुशासन समिति क्या करेगी, ये जो है अधिवक्ताओं को जो शिकायतें, अधिवक्ताओं के विरुद्ध जो शिकायतें मिलती हैं उन शिकायतों के निवारण के लिए, निराकरण के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया उनके बारे में अपने देखा कि औचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड दिया जा सकता है, भारतीय विधिज्ञ परिषद के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, अपील की जा सकती है, आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगाया जा सकता है, दंड का प्रावधान किया गया है और इसके साथ साथ अनुशासन समिति को क्या शक्तियां हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है। जो कार्रवाई के खर्चे उन खर्चों को लेकर आदेश पारित किया जा सकता है और अनुशासन समिति अपने आदेशों का पुनर्विलोकन कर सकती है। तो आज ये जो 2 क्वेश्चन आपके हुए हैं ये दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट है, आप इनको थोड़ा ढंग से देखना। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन आपको 5-6 जो क्वेश्चन हो गए आपके, इनमें से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। इनमें से एग्जाम में जितना आपको चाहिए उतना मटेरियल यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास समय है तब आप और क्वेश्चन को भी देख सकते हैं और भी पढ़ सकते हैं। अब और क्या पढ़ना है, आप राज्य विधिज्ञ परिषद को पढ़ सकते हैं, आप भारतीय विधिज्ञ परिषद को पढ़ सकते हैं। इनकी क्या शक्तियां हैं, इनका क्या गठन है, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज अपनी जो प्रोफेशनल एथिक्स था इसका टॉपिक और ये बुक का जो मेन जो रिवीजन होना चाहिए था वो अपना हो गया है। और अब कल अपन शुरुआत करेंगे जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपकी है वो शुरुआत करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा मैटर भी ज़्यादा है और जो समझने वाली बातें हैं, जो शब्द है उसके वो थोड़े टेक्निकल ज़्यादा हैं, तो उनमें आपको दिक्कत आएगी। हम चाहते हैं कि आपके एग्जाम शुरू होने से इस प्रॉपर्टी एक्ट को फिनिश कर दें। अब अगर कोई साथी आपका है जिसका आप लाभ करना चाहते हैं, जिसको आप फायदा देना चाहते हैं, जिसकी दुआएं आप लेना चाहते हैं, तो उसको भी कह दें कि कल से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम शुरू होने जा रहा है, इसलिए वो समय पर आए और अपनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए क्या कर ले, अपनी क्लास का ज्वाइन कर ले और अपना फायदा उठा ले। जिसने पूरे साल मस्ती मार ली ना वो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ये क्लास लगा ले, मेरी गारंटी है वो पास हो जाएगा, पास होने में कोई दिक्कत उसके नहीं आएगी। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर लेते हैं अलविदा।